हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023-24 के सेशन के लिए। ये वीडियो जो है आपको इस वीडियो में जो है आपको क्षितिज भाग 2 के सारे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद क्षितिज भाग 2 का कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको याद कर लेना, मतलब ये वीडियो बेसिकली पूरी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे याद साथ के साथ हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको गाइड में ढूंढना कहीं कोई मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ ये वीडियो देखो और याद करो। और हाँ, अगर आपको जो है ये PDF परचेज करनी है, देखो फ्री में नहीं दे रहा, कहीं तुम सोचो सर फ्री में दे दो, सब कुछ फ्री में नहीं अवेलेबल करा सकते यार हम लोग, बहुत मेहनत लगती है, कई कई दिन लग जाते हैं एक PDF को बनाने में। अब आपकी जो हिंदी है 10th क्लास की वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको कोई भी PDF परचेज करनी है, वैसे हमने चार्ज रखा हुआ है पर जो बुक है वो 50 रुपीज़ है। और अगर आप कंबाइंड लेते हो यानी कि हिंदी में सारी किताबें, क्षितिज हो गई, कृतिका, नैतिक शिक्षा, तो वो आपको 100 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आपको मान लो 2 बुक्स अच्छे से आती, सिर्फ एक बुक की दिक्कत है, तो आप जो है सिंगल PDF परचेज कर सकते हो। और वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इसका। इसमें जो आपको शॉप का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, मान लो आपको वहाँ पे नहीं करना चाह रहे, तो आप डायरेक्टली हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से भी आप परचेज कर सकते हो। और वेबसाइट पर जो है ये कोड यूज़ कर लेना CCL20, तो वहाँ पर उस समय जब ये कोड यूज़ करोगे तो जो सिंगल बुक की PDF है उनमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 40 रुपये में ये आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको परचेज करनी हो, प्रिंट वगैरह करनी हो, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्षितिज भाग 2 पहला जो पोर्शन हमारा वो है काव्यखंड का, यानी कविताओं वाला पोर्शन। इसका पहला पार्ट है वो है सूरदास। प्रश्न नंबर 1, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, या फिर गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है। देखो ये मैंने और करके जो लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, दोनों में आपको सेम ही आंसर लिखना है। तो राज धर्म क्या होना चाहिए गोपियों के अनुसार? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और कल्याण करना होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे अपनी प्रजा के हित में कार्य करते हुए उनके सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास में प्रश्न नंबर 2, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहकर किस प्रकार उस पर व्यंग्य किया है, यानी कि उस पर ताना मारा है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान, अति बड़भागी का मतलब ही भाग्यवान होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो एग्जाम वाले आपको ट्विक करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं। एक बार एग्जाम में ये दे दिया, एक बार ये दे दिया, तो आप उलझ जाओगे कि पता नहीं क्या लिखना है इसमें, लेकिन आंसर सेम ही रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, कौन सा ताना मार रही है गोपियां उद्धव को ये कहते हुए कि तू तो बड़ा भाग्यशाली है। तो क्या ताना है देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को अति बड़भागी यानी कि भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके बुरे भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के समीप रहकर उसके प्रेम रूपी जाल में नहीं फंसता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही है। क्योंकि जो भी श्री कृष्ण के पास जाता है उसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, लेकिन ये कैसा बंदा है जिसको प्रेम ही नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी। यहाँ गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि उद्धव के हृदय में श्री कृष्ण के पास रहने पर भी प्रेम की भावना का संचार नहीं हुआ, इसीलिए वह उसे भाग्यशाली कहती है। क्योंकि अब गोपियाँ क्या है, गोपियाँ उसको याद कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, और वो उनसे मिल भी नहीं पा रही, उससे प्रेम करती है जबकि। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो है उद्धव, ये बहुत भाग्यशाली है, उसके पास रहता है, लेकिन उसके इस जाल में वो अभी तक नहीं फंसा है। इस प्रकार वो उसको ताना मार रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर उसे श्री कृष्ण के प्रेम से बचा हुआ बताती हैं, जो कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ के भी आए हैं उसके बारे में, है ना। जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम रूपी जाल में नहीं फंसा। उद्धव द्वारा योग का संदेश देने पर गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लगती हैं। उद्धव के द्वारा योग का संदेश सुनने के बाद अब उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। कौन सी उम्मीद? कि उन्हें अब योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। उम्मीद उनको ये थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया
और किसका संदेश देकर? योग का संदेश देकर। और अब उनको जो है ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था, कड़वा लग रहा था, ये बात बिल्कुल भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। उद्धव तो योग रूपी बीमारी उनके लिए लेकर आया था। गोपियाँ अपने उदाहरण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, यहाँ पे अपने नहीं आएगा, नेक आएगा, छोटी मोटी एरर तो हो जाती है, देखो यार हिंदी टाइप करते टाइम है ना। अनेक उदाहरणों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। यानी कि इसमें दो बातें बतानी है, एक तो योग साधना वाली बात आपको टेल आउट करनी है, बतानी है, और एक है आपका बड़भागी वाली। दो चीज़ें बतानी है जिस प्रकार वो उसको ताने मार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पठित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब पठित पद कौन से हैं? वो जो आप चैप्टर आप पढ़ के आए हो उन्हीं पदों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आया था जो श्री कृष्ण ने भेजा था। गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन योग का संदेश सुनने के बाद गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लग गई। यानी कि जैसे वो होता है ना, विरह होता है बिछड़ जाना किसी से, तो वैसे बिछड़ गया भगवान श्री कृष्ण, अब हमसे मिलने नहीं आ रहा, तो वो एक दुख होता है ना, तो वैसे उसको कह रहे हैं विरह की अग्नि में जलने लग गई। और उनके लिए यह योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। गोपियाँ इस संदेश को सुनकर यह भी कह देती हैं कि यह योग साधना तो भटके हुए लोगों के लिए हैं, जिनके मन चंचल होते हैं, इधर उधर जिनके मन भटकते रहते हैं। यह योग साधना का संदेश हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है जो सिर्फ श्री कृष्ण को चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसमें से देखो, इसमें से छोटा सा आंसर हम बना सकते हैं यहाँ पे। गोपियों के अनुसार योग का संदेश उन लोगों के लिए हैं जिनके मन अस्थिर हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। यह योग का संदेश हमारे किसी भी काम का नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण प्रेम में स्थिर है, यानी कि उसी पे रुका हुआ है, हम भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम कर रही हैं, हमारा मन कहीं भी नहीं भटक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा हूँ, चैप्टर देखते हैं। पाठ नंबर 2 है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 2024 के लिए। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो काम के हैं, ज़्यादा चांसेस हैं जिनमें से पूछे जाने के। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए कि यह धनुष कैसे टूट गया? श्री राम ने सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष को तोड़ दिया तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कहा कि यह धनुष नहीं था, बल्कि कोई धनु ही थी। धनु ही होती है छोटे धनुष जो बच्चे बना के खेलते हैं ना, वो वाले, तो धनु ही थी ये, वो कोई धनुष नहीं था। वह बहुत पुराना हो गया था, राम के सिर्फ छूने मात्र से टूट गया। इसमें राम का, मेरे भाई का कोई भी इसमें दोष नहीं है। तो ऐसे जो है लक्ष्मण जो है बता रहा था, वो अलग अलग बातें उनको जो है तर्क दे रहा था परशुराम को, जब वो गुस्सा हो रखे थे। परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया था? देखो, अगर हम एक शब्द में कहें तो भाई टूटा हुआ धनुष देख के गुस्सा हो गए थे बस, है ना। लेकिन थोड़ा बड़ा आता है ना आंसर, मार्क्स का थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। परशुराम को टूटा हुआ शिव धनुष देखकर क्रोध आ गया था। उसके बाद लक्ष्मण को कही बातों की वजह से परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क गया था। जब लक्ष्मण शिव धनुष को धनु ही कहते हैं और इसे बाकी सभी धनुषों के समान ही बताते हैं, तब परशुराम आग बबूला हो उठते हैं, क्रोध में जलने लगते हैं कि ये कौन तुच्छ बालक यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा, वो है हमारा आत्मकथ्या वाला चैप्टर नंबर 3। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ये बहुत बार आ चुका है। देखो, कुछ क्वेश्चन पे आपको हाईलाइटेड मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद करना। वैसे तो देखो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं है, हर चैप्टर से 2, 3, 4, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं आपको। और ये जो क्वेश्चन है इनमें से ही आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इतने भी आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसका जो है अल्टरनेट क्वेश्चन है, यहाँ पे कवि का नाम छिपा लेते हैं, बहुत बार सीधा बोलते हैं कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से इसीलिए बचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन बिल्कुल साधारण सा है, जैसे हम लोगों का है वैसा सा जीवन उसका है। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बाकी लोगों को खुशी महसूस हो सके। कवि का पूरा जीवन दुख
और चीज़ों के अभाव में बीता है, कुछ भी उसके पास नहीं था, हर समय दुख पीड़ा कष्ट थे जिसे अब वह किसी के और के साथ बांटना नहीं चाहता। कवि के मन में किसी के प्रति कोमल भाव भी था, कोमल भाव का यहाँ पे मतलब है कि किसी के प्रति प्रेम का भाव भी था जिसे वह औरों के साथ बांटना नहीं चाहता, इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। आत्मकथ्य कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आत्मकथ्य कविता के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। कुछ भी स्पष्ट करने के लिए बोल दे, ये टेप देना बस, ठीक है, ऐसे अजीब से शब्द दे के वो। आत्मकथ्य कविता में हमें कवि के जीवन, यहाँ पे जो है ना मूल भाव और ये सारी चीज़ें किसी भी चैप्टर में पूछ सकते हैं। सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें काइंड ऑफ आपको समरी ही लिखनी होती है, पोएम की या कविता है या पाठ है, उनकी बेसिकली समरी लिखनी होती है कि उसमें किसकी बात हो रही है, क्या हो रही है, शॉर्ट शब्दों में बिल्कुल, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। आत्मकथ्य कविता में हमें कवि के जीवन के बारे में पता चलता है। कवि का जीवन दुख और अभाव में बीता है। उसके जीवन में कुछ खुशी के पल भी थे जिसे अब वह दूसरों के साथ बांटने को तैयार भी नहीं है। यही कुछ कोमल पल उसके जीवन का सहारा बने हुए हैं। उसका जीवन साधारण सा है जिसे वह किसी को बताकर अपने दुख को महसूस नहीं करना चाहता। कवि अपनी बातें बताने की अपेक्षा दूसरों की कहानी सुनना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो ये जो है इसका मूल भाव है हमारा, ये मतलब इस टॉपिक के इस पॉइंट ऑफ के अराउंड हमारी जो पूरी कहानी है वो घूम रही है, कविता घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। पाथेय का जो अर्थ होता है वो है सहारा। जिस प्रकार एक यात्री को, यात्री यानी कि जो यात्रा करता है, कोई भी हो सकता है, उसको यात्रा पूरी करने के लिए मार्ग में सहारे की आवश्यकता पड़ती है, किसी की मदद चाहिए होती है, इसी प्रकार कवि का दुख और अभाव से भरा जीवन जीने के लिए कुछ सुखद और माधुरी यादों की आवश्यकता है। कवि, ये कभी नहीं है, कवि आएगा यहाँ पे। कवि अपनी कुछ यादों को अपने जीवन का सहारा बनाकर जीवन जी रहा है जिसे वह खोना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो पाथेय शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी कि सहारा, वो यादें ही उसके जीवन का सहारा बनी हुई है, नहीं तो वो कब का मर चुका होता। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा, वो है चैप्टर नंबर 4, उत्साह अट नहीं रही है। ये क्वेश्चन देखो भाई, तुम खुश हो जाओगे कि क्या क्वेश्चन है। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्साह शीर्षक कविता का सार लिखिए। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्साह कविता में कवि और बादल में क्या समानता दिखाई गई है वो भी लिख दीजिए। सब कुछ एक ही उत्तर। इतना अच्छा आपको कहीं मिलेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, उनके लिए सिर्फ एक आंसर याद करना है। और ये सारे ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ भी बना दिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले एग्जाम में आ रखे हैं। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को उत्साह के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। कवि, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है यार, कवि जब लिखते हैं ना, हम कभी ही लिखता है गूगल या वॉइस टाइपिंग जब भी करते हैं हम, गड़बड़ करता ही करता है वो, लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक आध बार छूट जाता है लेकिन वर्ड। कवि बादलों से कहता है कि वह सारे आकाश में छा जाए और वर्षा करे ताकि इस तड़पती हुई धरती को शीतलता मिल सके। वह बादलों के माध्यम से सभी के जीवन में उत्साह भर देना चाहता है। वह बादलों की गर्जना के माध्यम से मानवता को जगाना चाहता है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों में नया जोश और उत्साह भरना चाहता है। जब इस पूरी धरती पर सभी लोग व्याकुल हैं, उस समय बादल सबको वर्षा प्रदान करके शीतलता दे। तो ये जो है यहाँ पे मूल भाव है, मतलब ओवरऑल जो कहानी है हमारी वो इस प्रकार से घूम रही है इन टॉपिक्स के राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अट नहीं रही है। कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रकृति में क्या क्या सुंदरता वो बताई गई है, कविता के आधार पर बतानी है, ठीक है, कहीं तुम अपने पास से चिपका दो कुछ भी। कवि ने प्रकृति की सुंदरता को प्रकट किया है। कवि बताता है कि फागुन में के सुंदरता प्रकृति में चारों ओर दिखाई पड़ती है। फागुन मास में बाग बगीचे वन उपवन आदि सभी स्थानों पर हरे भरे पेड़ लहरा रहे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के फूलों से भरे होते हैं। चारों तरफ फूलों की महक होती है। फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं मानो उन्होंने फूलों के हार पहन लिए हो। तो ऐसे जो आपको इनको एक्सप्लेन करना है जैसा हमें कविता में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है हमारी फसल। 2 कविताओं का मिश्रण है इसमें भी। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के आने से उसके मन की निराशा और उदासी गायब हो जाती है। कवि को ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, उसके अंदर स्नेह की धारा प्रवाहित होने लगती है। स्नेह होता है प्रेम वाली, ठीक है। कवि अपने बच्चों को पाकर अत्यंत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से वो झूम रहा है कि मेरे बच्चे हमको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने फसल को क्या कहा है। वो जादू जादू करता रहता है ना पूरी कविता में, तो वही टेपना आपको। कवि ने फसल को ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों हाथों के स्पर्श की महिमा और हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म बताया है। कवि फसल को सूर्य की किरणों का रूपांतरण भी बताता है। तो इस तरीके से उसने कवि ने फसल को व्यक्त किया है। फसल कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। देखो आपने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए, आपको एक चीज़ समझ आ रही है, हर एक चैप्टर से लगभग हर एक चैप्टर से मूल भाव देखने को मिल रहा है। अब ये मूल भाव में मैंने अभी अल्टरनेट नहीं मिला, जैसे अब आपसे पूछ ले फसल कविता का में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए या केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे अगर कुछ भी पूछ ले मूल भाव, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं ना, तो सेम ही है वो अल्टरनेट क्वेश्चन में ऐसे काम आपके करेंगे। बट मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उसी हिसाब से मैंने इनको डिजाइन किया है। तो कवि ने फसल कविता के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिन फसलों से पैदा हुए अनाज को हम कहते हैं, खाते हैं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, खाते हैं, यह एक अनोखा ही जादू है। कवि ने इस फसल को नदियों के पानी का जादू, लाखों हाथों के स्पर्श की महिमा, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणों का रूपांतरण बताया है। कवि यह दर्शाना चाहता है कि फसल को उगाने के लिए सभी अनिवार्य तत्व मिलकर काम करते हैं और तब फसल हमारी उग के तैयार होती है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 6, वह है संगतकार। संगतकार से क्या तात्पर्य है। इसमें से वैसे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना, ठीक ठाक से आते हैं। देखो कोई क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते ज़्यादा कुछ खास। संगतकार वाला चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, संगतकार से क्या मतलब है, यानी कि जो संगतकार पाठ का नाम, कविता का नाम है, उसका मतलब ही बताना पहले तो। संगतकार मुख्य गायकों के पीछे गाने वालों की आवाज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक बंदा माइक पे ऐसे बोल रहा होता है यहाँ पे, और पीछे ऐसे ढोल बजा रहे होते हैं कुछ भी, और साथ में आवाज़ मतलब गा भी रहे होते हैं। जब वो चुप हो जाता है मुख्य गायक, तो उनको हम संगतकार बुलाते हैं, ठीक है। मैंने समझा दिया है ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। संगतकार मुख्य गायक के पीछे गाने वालों की आवाज़ होती है। वह संगतकार ही है जो मुख्य गायक को उसके गीत के मुख्य स्वर से विचलित नहीं होने देते हैं। संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ और गूंज में अपनी आवाज़ और गुंजा मिलाकर उसे शक्ति और बल प्रदान करते हैं, यानी कि अपनी आवाज़ को जो है जो है गायक की आवाज़ के साथ मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जिनका किसी कार्य को करने में योगदान तो रहता है लेकिन कोई भी उनका नाम तक नहीं जानता, यानी कि कोई उनके बारे में नहीं जानता कौन संगतकार है। हम तो उसको जानते हैं भाई जो मुख्य गायक है ना। उनकी मेहनत का सारा श्रेय मुखिया को ही चला जाता है, मुखिया यानी कि जो भी उनका हुनर है। संगतकार में ज़्यादातर उनका कोई शिष्य या छोटा भाई होता है जो गायन की कला सीखना चाहता है या सीखने पर मजबूर है, विवश है। तो ऐसे लोग ही जो है यहाँ पे संगतकार बनते हैं। संगतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए या फिर मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संगतकार कविता में कवि ने मुख्य कलाकारों का साथ देने वाले सहयोगी कलाकारों की भूमिका पर केंद्रित किया है। कवि कहता है कि हमें उनके योगदान को अनदेखा नहीं करना चाहिए और ना ही समझ में इनको निम्न दृष्टि समाज आना चाहिए था। यहाँ पे यार समाज लिखा, बोला तो समाज ही था मैंने। समाज में इनको निम्न दृष्टि से देखना चाहिए। समाज में सभी लोग मुख्य कलाकारों को ही सम्मान देते हैं। मुख्य कलाकारों की तरक्की में जितना योगदान उनकी आवाज़ का है उतना ही योगदान संगतकार का भी होता है। वह संगतकार ही है जो मुख्य गायक को उसके गीत के मुख्य स्वर से विचलित नहीं होने देते हैं। अतः हमें संगतकारों को भी महत्व देना चाहिए।
तो ये थे हमारे पूरे कहानी वाले पोर्शन, यानी 6 चैप्टर्स जो है हमारे कहानी बोल रहा हूँ यार, कविता वाले पोर्शन, सॉरी। तो दूसरा जो पोर्शन आएगा वो हमारा गद्यखंड, यानी कहानी वाले पोर्शन आएंगे। अब हमारे आगे के जो चैप्टर्स है वो कहानी वाले चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 7, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत बार आ चुका है, गदर मचा रखा है इस क्वेश्चन ने। नेताजी मतलब इसमें आपको पूरी समरी बतानी है, काइंड ऑफ इन शॉर्ट शब्दों में, जितना शॉर्ट आप लिख सको। नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे बेचने वाले का देश प्रेम का वर्णन किया गया है। जब देश का निर्माण होता है तब बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान देते हैं, जिनमें से कुछ को लोग जान जाते हैं और कुछ गुमनाम हो जाते हैं। इस पाठ में भी ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है, जिसमें मूर्तिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मा बेचता है और जिसे यह दृश्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। हालदार साहब भी यह दृश्य देखकर उसकी देशभक्ति से प्रेरित हो जाते हैं। कैप्टन की मृत्यु के बाद उसे मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा लगाया हुआ था, जो हालदार साहब में देशभक्ति की भावना को भर देता है। यानी कि ये बच्चे भी जो है नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकते। इस कहानी में भी ऐसे ही बहुत सारे किरदारों को दिखाया गया है जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वह देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। जो भी उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले के चरित्र की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, कि कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक उसकी। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी कि यहाँ पे भी आपको जो है सेम ही चीज़ें बतानी है, विशेषताएं ही बतानी है पान वाले की। नेताजी की मूर्ति के ठीक सामने चौराहे पर पान वाले की दुकान है। पान वाला काले रंग का व्यक्ति, देखो अगर विशेषताएं पूछे तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, बट अगर आप सेम आंसर लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं बताएगा आपको, पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पान वाला काले रंग का व्यक्ति है जो शरीर से बहुत मोटा है और उसकी तोंद बाहर निकली हुई है। पान वाला मतलब ऐसे होते हैं ना ज़्यादातर, तो पेटू से लोग होते हैं, तो वैसा ही है ये। पान वाला स्वभाव में खुश मिजाज है। बार बार पान खाने की वजह से उसके दांत लाल काले हो गए हैं। ये ध्यान रखना, ये इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि मेरे को भी लाल पीले लिख देते हैं, है ना, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन लाल काले ही एग्जैक्ट यही यूज करना पड़ेगा आपको। जब भी वह किसी से बात करता है तो पहले अपने मुंह में रखे हुए पान को नीचे थूकता है। अब यह उसकी आदत बन चुकी है। पान वाला सभी की जानकारियां रखता है और उसे बड़े ही खुश मिजाज अंदाज के साथ दूसरों को बताता है। कैप्टन की मृत्यु पर पान वाला भी उदास था, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसकी मृत्यु पर वो भी जो है अपनी उदासी प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या फिर कैप्टन के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। दोनों सेम सही हैं। चश्मा बेचने वाला कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, ना ही वह कोई फौजी था। इसके बावजूद भी लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी क्षमता के अनुसार देश निर्माण में अपना योगदान दे रहा था। जब वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखता है तो खुद से चश्मा लगा देता है। उसके मन में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव था। जब तक वह जीवित रहा उसने कभी भी नेताजी की मूर्ति पर से चश्मा हटने तक नहीं दिया। संभवतः उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट पाठ देखते हैं हम। पाठ नंबर 8 है हमारा, बाल गोविंद भगत वाला। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत के परिवार में उसके पुत्र और पुत्रवधू के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। पुत्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को उसके घर भेजने का फैसला लिया, परंतु उसकी पुत्रवधू उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझती थी। बीमार पड़ने पर बाल गोविंद भगत को पानी देने और भोजन कराने वाला कोई नहीं था, इसीलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, यानी कि कैसा जो है चरित्र उनका वो बताना है। या फिर जो है यहाँ पे आप जैसे उसमें था ना कैप्टन वाले में, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पे था कि विशेषताएं बतानी है, कहाँ था वो, ये नहीं था,
पान वाले का था। देखो जैसे पान वाले की विशेषताएं पूछी थी और रेखा चित्र पूछा था, वैसे ही जो है यहाँ पे भी अगर पूछे कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए या विशेषताएं बताइए, सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेम ही आंसर आपको लिखना रहेगा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के व्यक्ति थे। उनका रंग गोरा और बाल सफ़ेद थे। वह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। उनके चेहरे पर सफ़ेद बालों के कारण बहुत तेज लगता था, मतलब चमकता सा दिखता था उनका चेहरा। बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे सर पर कनपटी टोपी और कमर पर एक लंगोटी पहनते थे। सर्दियों में वे काली कंबली ओढ़ लेते थे। तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला हमेशा उनके गले में होती थी, यानी कि बेडोल माला होती है, जैसे वो मोती से टाइप में नहीं बना देते, तुलसी की जड़ों से बना के माला सी बनाते हैं, तो वो होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं हमारा, वो है बाल गोविंद भगत पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। बचपन से ही बाल गोविंद आएगा। बाल गोविंद भगत को आदरणीय मानते आए हैं। बाल गोविंद भगत एक तेली थे, यानी कि उनकी जाति बताई गई है यहाँ पे। उस समय तेली को समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि जो व्यवहार है ना उसके साथ अच्छा नहीं करा जाता था। इन सब के बावजूद भी बाल गोविंद भगत सबकी आस्था के कारण बने हुए थे। बाल गोविंद भगत का स्वभाव साधु की तरह था। वे कबीर के भगत थे। साधु की पहचान उनके पहनावे से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से होती थी। बाल गोविंद भगत अपना सब कुछ भगवान की देन मानते हैं, इसीलिए वह जब उनके खेत की पैदावार होती तब सारी पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते। ये मठ ध्यान रखना काम का है, ये पहुंचा देते थे। और बाद में जो भी प्रसाद के रूप में मिलता, जो भी वापस करते ना वो लोग उसको कि ये लो ये तुम्हारा प्रसाद है, उसी से वे अपना निर्वाह करते थे। बाल गोविंद भगत की पुत्र की मृत्यु के बाद उसने अपनी पुत्रवधू को उसके घर भेज दिया था। उसके सभी कार्य दूसरों के हित में थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें पाखंडी साधुओं से सावधान करता है और बताता है कि वास्तविक साधु तो वही होते हैं जो सभी का कल्याण चाहें और समाज हित में कार्य करें और बुरी परंपराओं को समाज से बचाए रखें। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 9 है लखनवी अंदाज। ये तो आसान सा चैप्टर और मस्त चैप्टर है, याद रहेगा तुमको, ये अगली क्लास तक भी याद रहेगा, ये लिटरली बहुत प्यारा चैप्टर है। आप में से किस किस को ये पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताना, किस किस का ये चैप्टर इस बुक का फेवरेट चैप्टर बन चुका है। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषताएं बताई। नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान लेखक उनके डिब्बे में प्रवेश करता है। यहाँ पे देखो खीरे की विशेषताएं पूछी गई। अब खीरा सीधा तुम खीरे को तो बताओगे नहीं खीरा क्या है, खीरा तो खीरा होता है भाई, है ना, लेकिन विशेषताएं नवाब साहब ने क्या बताई वो बताना है। तो वो खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान लेखक उनके डिब्बे में प्रवेश कर गया। लेखक का आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने खीरे को काटकर नमक मिर्च बुरका और उसे के बाद सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक को यह सब अजीब ना लगे, इसीलिए नवाब उसे देखकर कहता है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर, मैदा होता है अनाज, ठीक है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब देखो खत्म करने को है ना, ये विशेषताएं जो थी वो यहीं से देखो, इस लाइन से यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन भाई टीचर नंबर किस चीज़ के देंगे फिर हमको, तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। बस यही विशेषता जो है नवाब साहब ने खीरे की बताई थी और उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक दिया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि बिना पात्रों, घटना और विचारों के भी रचनाएं लिखी जा सकती हैं। क्योंकि देखो ये जो कहानी हमको दिखाई गई है तो इसमें ज़्यादा पात्र भी नहीं है, कोई बड़ी घटना भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, ऐसी कहानी बन गई, बस तुमको चूना लगा दिया और लगाते आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। लेखक अपनी एक घटना का वर्णन करते हुए बताता है कि उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब मिला जो कि बड़े ही सलीके से खीरे को खाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन लेखक को सामने देखकर वह खीरा खाने में संकोच करने लगता है और लेखक से भी खीरा खाने के लिए पूछता है, जिसके लिए लेखक मना कर देता है। नवाबी अंदाज दिखाने के लिए नवाब उस खीरे को तैयार करता है सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह अपनी भूख दबा लेता है और यह दिखाता है कि उसका पेट भर गया है। वह लेखक के सामने यह दिखाना चाहता है कि नवाब इसी तरीके से खीरा खाते हैं। तो इसने अपना एक जो है कंटेंट बना दिया, बिना किसी घटना पात्र कुछ भी नहीं हुआ और कंटेंट बन के रेडी हो गया इसका भी।
शुक्र है उस ज़माने में यूट्यूब नहीं थी, पता नहीं और क्या क्या बना के डाल देते ये लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, यानी कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बंदे से बात करने के लिए। नवाब साहब ट्रेन में पालथी मारकर बैठे थे। जब लेखक ने डिब्बे में एंट्री ली तो नवाब साहब के सामने खीरे रखे हुए थे और डिब्बे में नवाब साहब के सिवाय कोई भी नहीं था। नवाब साहब ने शायद सोचा होगा कि रास्ते में खा लेंगे, इसलिए खीरे खरीद लिए उसने। अब उसके इस एकांत में लेखक ने विघ्न डाल दिया। अब वो डिब्बा खाली नहीं रहा। उसके अलावा नवाब साहब असुविधा और संकोच की स्थिति में लग रहे थे। उनकी स्थिति को देखकर लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो हमारा चैप्टर नंबर 10, एक कहानी। यह भी, इस कहानी को भूल भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया जिंदगी में इसका, मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। यही आता है, अगर आता है तो इसमें से मोस्टली, नहीं तो पूछते ही नहीं है ज़्यादातर टाइम, तो ये ऐसे ही चला जाता है बस। लेखक के पिता के अनुसार रसोई वह भट्टी होती है जिसमें औरतों की क्षमता और प्रतिभा झोंक दी जाती है। मन्नू भंडारी के पिता स्वयं एक विद्वान और समाज सुधारक थे। वह नहीं चाहते थे कि बच्चे सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित रहे। वह केवल रसोई घर में ही काम करने को हीन भावना से देखते थे, यानी कि सिर्फ रसोई में काम करना और कहीं काम नहीं करना, तो वो उसको हीन भावना से देखते थे। इसीलिए उनके पिता ने रसोई को भटियार खाना कहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11, नौबत खाने में इबादत। पर्सन नंबर 1, ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहने वाली सोन नदी का नाम ध्यान रखना, कहीं तुम गलत सलत टेप दो। सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली घास का नाम भी याद रखना। ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना बीच बीच में क्वेश्चन में, ये याद रखना है साथ में। ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इनमें से MCQ बना लेते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन सी घास है, ये पूछ लेते हैं। वैसे तो मैंने MCQs भी बना रखे हैं, बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपकी पूरी हिंदी आपकी कवर कराई जाएगी और बाकी सब्जेक्ट भी। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में से जाके वीडियोस देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे सारे जरूरी लिंक्स आपको। नरकट नाम की घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे पर होती है। इसी रीढ़ से शहनाई को फूका जाता है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बहुत फेमस है, उसका जन्म भी इसी डुमराव गांव में हुआ था। उनके परदादा और पिता भी डुमराव के ही निवासी थे जिन्होंने संगीत की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को ही याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये खां, देखो यहाँ पे खान लिखा हुआ है और यहाँ पे खां लिखा हुआ है। दोनों तरीके से पूछ लेते हैं, एग्जाम वालों की मर्जी है, कैसे भी लिख ले। जैसे वो लिखेंगे क्वेश्चन को वैसे ही आपको आंसर में भी उसका नाम वैसे ही लिख देना है। हाँ तुम ये बोलोगे सर ये सेम सा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम वालों को पड़ जाता है, तो ध्यान रखना इसका। जहाँ भी कहीं कोई उत्सव का आयोजन होता है सबसे पहले वहाँ बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि सुनाई देती है। इनकी शहनाई की आवाज़ बहुत अधिक मधुर है और लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। चाहे गंगा के किनारे स्थित बालाजी का मंदिर हो या विश्वनाथ का मंदिर या फिर संकट मोचन मंदिर, हर जगह संगीत के समारोह में बिस्मिल्लाह खां की ही चर्चा होती है। बिस्मिल्लाह खां अपनी मधुर शहनाई वादन कला के द्वारा हर किसी के मन को प्रभावित करने में सफल रहते हैं, इसीलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो इस तरीके से हमको इसका आंसर लिखना है। वैसे देखो अगर कुछ भी लिख दोगे ना खां तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, बट ये थोड़ा इंप्रेसिव सा लगता है कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा लिख देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर शायद हमारा ये, संस्कृति। पठित पाठ के आधार पर सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने सभ्यता को संस्कृति आना था ना यहाँ पे, हाँ संस्कृति आना था, अरे कहाँ लिख दी भी, संस्कृति का ही परिणाम माना है।
हमारा खान पान, रहन सहन और जीवन शैली आदि सभ्यता के ही अंतर्गत आते हैं। सभ्यता का संबंध हमारे व्यवहार से रहता है कि हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हम विकास के कार्य करते हैं तो हम सभ्य कहलाएंगे। यानी कि जैसे आज के ज़माने में देखो, सभ्य और असभ्य में क्या फ़र्क दिखेगा। अगर हमारे घर में गाड़ी है, हमारी जान पहचान अच्छी है, तो हम लोग सभ्य हैं और हम साफ़ सफाई रखते हैं, घर जो है पक्के बने हुए, वो सभ्य है। अगर हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें, तो हम असभ्य है कहीं ना कहीं। और अगर विनाशकारी कार्य करें तो हम असभ्य कहलाएंगे, बुरे कार्य करें, कुछ भी हरकतें करें ऐसी, तो हम असभ्य फिर कहलाएंगे। संस्कृति अलग चीज़ होती है और ये जो सभ्यता है वो अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति पाठ का मूल भाव या केंद्रीय भाव हमको स्पष्ट करना है। प्रस्तुत निबंध में, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये निबंध है, ये जो हमें पढ़ाया गया ये पाठ है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है। लेखक बताते हैं कि जिसमें हम मानवता का कल्याण चाहिए वह संस्कृति है, और जबकि इसके विपरीत लूटपाट, भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि सभी कार्य असंस्कृति के ही कार्य हैं। यानी कि बुरे कार्य बेसिकली असंस्कृति है। लेखक बताता है कि हमें हमेशा संस्कृत बनने का, सभ्य बनने का प्रयास करना चाहिए। लेखक का मानना है कि हम जितने अधिक संस्कृत होंगे उतने ही सभ्य होंगे और मानवता की तरक्की होगी। इस पूरे निबंध में कवि ने लोगों को अच्छा बनने पर बल दिया है कि इस तरीके से तुम जो है अच्छे बन जाओ। उसके बाद इसमें जो है MCQ सेक्शन है, ये इस वीडियो में नहीं करेंगे हम, वो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से चेक कर लेना। देखो, ये जो PDF मैं बोल रहा हूँ ना, ये PDF को अगर आप परचेज करते हो तो आपको जो है पूरा सारे के सारे MCQ, जो जितने भी MCQs हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सब कुछ मिलेंगे। आप चाहो तो इसको प्रिंट करा सकते हो, जो भी आपको सुविधा लगे जिस हिसाब से बाद में, या ऑनलाइन अगर डाउनलोड करने बाद पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो अगर वहाँ पर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट से आप परचेज नहीं कर पाते हो, टाइम से नहीं, मतलब डाउनलोड हो पा रही है, अटक जाते, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप जो है सीधा हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो ताकि आप अपना रिवीजन कर पाओ। या फिर आप कॉपी में लिख लो वीडियो, जो भी तरीका आपको अपनाना है वो आप अपना सकते हो। बट मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए विद आंसर, ताकि आपकी तैयारी में आप किसी से पीछे ना रह जाओ। अब मैं बता देता हूँ एक बार, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, हम अटक गए हैं, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको गूगल पे जाना है और ये वेबसाइट सर्च करनी है, CCL चैप्टर, ये नाम सर्च करना है, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। अगर इसमें भी डाउट हो रहा है वो बता देता हूँ। गूगल खोल लो अपना ब्राउज़र, क्रोम जो भी है, उसके बाद में आपको नाम लिखना है CCL चैप्टर, लिख लोगे नाम। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर ही वेबसाइट आएगी, ये वाली पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ये वाली, इसको खोल लो। इसको खोलने के बाद में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना अभी हिंदी के, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे। वीडियो मैंने इसीलिए करा दी ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आंसर तो फ्री में करा देते, तो मैंने वीडियो में करा दिए हैं। यहाँ पर अगर आपको लिखे हुए चाहिए तो सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आंसर की और MCQs वगैरह सारी चीज़ें चाहिए तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। पेपर चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मॉडल पेपर्स भी अभी आए हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको जो है परचेज करनी है, शॉप के अंदर आना, हरियाणा बोर्ड स्टडी मटेरियल यहाँ पे आना, और यहाँ पर आने के बाद में आप जो है यहाँ से परचेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी ऐड अप नहीं है, ये PDF ऐड हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, मैं अपडेट कर रहा हूँ इनको रेगुलरली, ठीक है। अभी नैतिक शिक्षा और ये अपलोड कर दी है, एक काद गड़बड़ आ जाती है यार कई बार, तो फिक्स करनी पड़ती है ना। बट यहाँ पर से आप जो है डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो, जो भी PDF आपको परचेज करनी हो। उस यहाँ पर क्लास 10th की सारे सब्जेक्टों की PDF यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ से आप अपने जो है जो भी PDF है जिस भी सब्जेक्ट की वो डाउनलोड कर लेना। अभी कंबाइंड PDF पे काम चल रहा है, हिंदी की कंबाइंड PDF भी आएंगे हर एक सब्जेक्ट की। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जो कंबाइंड PDF है, जैसे कि सोशल साइंस की 4 किताबों की PDF हो गई और ये हो गई कई किताबों की, वो 100 रुपये में आपको मिलेगी अगर आप हमारा कोड CCL20 यूज करोगे तो, ठीक है। अगर कोड यूज नहीं करोगे तो आपको फिर वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है, वो फिर 120 रुपीज़ आपको डिफ़ॉल्ट प्राइस मिलेगा। कोड यूज़ करोगे तो वो आपको जो है 20 रुपये डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा इसमें आपको। और
उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, मैथ की पीडीएफ बन चुके हैं ऑलमोस्ट, जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे पीडीएफ चेक कर लेना आके, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बाकी सारी चीज़ें भी, तो इस वेबसाइट पे मिलेंगी। और अगर आपको टेलीग्राम, अगर हमसे संपर्क करना है, टेलीग्राम चाहिए, यहाँ पे देखो ये वाला लिंक, यहाँ पे सबको दिखेगा, मोबाइल में खोलो या कहीं पे भी, ज्वाइन लिंक का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक मारना, सीधा टेलीग्राम में खुल जाओगे आप, और वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हमसे मैसेज कर लेना, और मैसेज करने के बाद हम आपको रिप्लाई दे देंगे इंस्टेंटली, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।